रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? एक दो सेंटेंस बताइए, कुछ बताइए। ठीक है, स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देना। ओके, और अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब हो गया? ग्लोबल एक्सचेंज में, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भुगतान हो वो किससे हो? रुपए से हो, घरेलू मुद्रा से हो। मतलब होता है, आप जैसे बोलते हैं ना कि अगर ऐसे देखें कि आप बोलते हैं ना मेरा यहाँ भी सिक्का चलता है, नहीं, मतलब ये हुआ कि आप इतने सशक्त हो कि आपका सिक्का सभी जगह चल रहा है। सिक्का चल रहा है मतलब कि लोग सामान खरीद बेच रहे हैं और अदायगी किस में कर रहे हैं? आपके मुद्रा में। समझ आई? तो देखो, देश के अंदर
हम रुपए को कहेंगे स्थानीय मुद्रा, लोकल करेंसी हमारी है। और तो देश के अंदर जो भी आप सामान खरीदने जाते हो, सामने वाले को पेमेंट किस में करते हो? रुपया में करते हो, यही ना। अब अगर आपने रुपए में पेमेंट किया देश के अंदर सामान खरीदने बेचने के लिए, अब दो व्यक्ति सामान खरीद रहा है देश के बाहर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामान खरीद रहा है देश के बाहर, हम उनका वो उनके देश का लोकल करेंसी नहीं है, स्थानीय मुद्रा नहीं है, फिर भी एक दूसरे को पेमेंट किस में कर रहा है? रुपए को। ऐसे आप मानो कि मान लिया थोड़ी देर के लिए जापान साउथ कोरिया से कोई कच्चा माल खरीदता है, और जापान साउथ कोरिया को जो भुगतान कर रहा है वो किस में कर रहा है? रुपए में कर रहा है। वो किस में कर रहा है? तो मतलब रुपए क्या हो चुका है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुकी है उनके यहाँ। और रुपए छाप कौन रहा है? साउथ कोरिया की केंद्रीय बैंक, या जापान की केंद्रीय बैंक, या भारत की केंद्रीय बैंक। उनका अपना केंद्रीय बैंक, उनका रुपया अपना स्थान, उनका स्थानीय मुद्रा कुछ और है, साउथ कोरिया का स्थानीय मुद्रा कुछ और है, जापान का स्थानीय मुद्रा कुछ और है। लेकिन वो दोनों जब आपस में सामान खरीद बेच रहे हैं तो सामने वाले को भुगतान किस में कर रहे हैं? रुपए में। मतलब रुपए का क्या हो चुका है? अंतर्राष्ट्रीय करण हो चुका है। समझ आई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सामान जो बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वो रुपए में खरीदा जा रहा है। दो देश जिनका स्थानीय मुद्रा रुपया नहीं है आपस में खरीद बेच किस में कर रहे हैं? रुपए में कर रहे हैं। तब वो क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में कहलाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आप उसे कह सकते हो, या उसे कठोर मुद्रा शामिल, उसे कहा जाएगा कठोर मुद्रा है। ओके, जैसे अभी आज के डेट में 4 को ही कठोर मुद्रा कहा जाता है, 4 को ही। और ये 4 कौन कौन से हैं? ये 4 है डॉलर, यूरो, युआन और चाइना का, चलिए चाइना का रेनबिन अभी भी कठोर मुद्रा नहीं है। कि पाउंड बोला आपने, देखो पाउंड स्टर्लिंग मतलब पाउंड हो गया, यूके का पाउंड, यूएस का डॉलर, जापान का येन, और यूरो के देशों का यूरो। ये 4 ही कठोर मुद्रा है। मतलब ये 4 मुद्रा अपने देश में चल रहे हैं प्लस पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में जब सामान खरीदा बेचा जाता है, जैसे हम किसी को निर्यात करें और वो सामने वाला हमें जब पेमेंट भेज रहा है, वो बोल रहा है डॉलर में हम आपको पेमेंट करेंगे, तो क्या हम उसे मना करेंगे? हम डॉलर में पेमेंट लेते हैं, हम डॉलर में पेमेंट लेते हैं। बोल रहा है यूरो में पेमेंट करेंगे, तो क्या हम उसे मना करेंगे? बोल रहा है कि येन में पेमेंट करेंगे, जापान का येन में पेमेंट करेंगे, तो क्या उसे हम मना करेंगे? कह रहा है कि और क्या बचा? पाउंड, पाउंड में पेमेंट करेंगे, तो हम लोग मना करेंगे? हम लोग इसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसकी स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी है। अगर हमारे पास ये 4 करेंसी आते हैं तो इन 4 करेंसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम जो भी चाहें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई देश कहे कि हम आपको सामान निर्यात, कोई देश कर रहा है, मान लिया हमने बांग्लादेश को निर्यात किया, बांग्लादेश अपना बांग्लादेशी रुपया हमें भेज रहा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं, उसके उसके बांग्लादेशी रुपये से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ खरीद नहीं सकते, तो शायद हम उसको मना कर दें कि नहीं नहीं, आप किस में पैसे पेमेंट करो? डॉलर में पेमेंट करो। तो अगर कोई देश का मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, तो इसका मतलब है कोई भी देश का जो निर्यातक होगा उसके रूप में पेमेंट लेने से मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके पॉकेट में अगर वो कठोर मुद्रा आ चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आ चुकी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो भी चाहे वो खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है? क्योंकि उसकी स्वीकार्यता क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। स्वीकार्यता की बात होगी, तो स्वीकार्यता में पहले अगर मैं स्टोरी स्टार्ट करूं तो सबसे अधिक स्वीकार्यता जो है वो सोने की होती है। किसकी होती है? सोने की होती है। अगर आपको कोई, अभी मैंने 4 करेंसी का नाम लिया था कि आपने निर्यात किया और सामने वाला ये 4 करेंसी के रूप में आपको पेमेंट करना जा रहा है, आप मना नहीं कर रहे हो, सामने वाला इस 5वीं बोल रहा है गोल्ड लोगे, आपने निर्यात किया और सामने वाला बोल रहा है मैं गोल्ड आपको भेज देता हूं, तो क्या आप मना करोगे? गोल्ड के रूप में भी आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो भी चाहो वो खरीद सकते हो सोने के माध्यम से। तो सोने को भी अगर ऐड कर लो, लेकिन सोने में दिक्कत ये हो सकती है कि सोना का क्या डिजिटलीकरण हो सकता है? जैसे डॉलर, जैसे रुपया डिजिटल में भी हो सकता है। रुपया आप चाहो तो कैश दे दो किसी को, या अपने बैंक डिपॉजिट से चेक लिख दो। नहीं, सोने के साथ ऐसा, सोना भौतिक रूप में ही पेमेंट किया जाएगा। तो सोने की अपनी एक दिक्कतें हैं, लेकिन सोने की स्वीकार्यता भी क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक है, बल्कि कहा जाए कि इन करेंसी के से भी ज़्यादा है।
लेकिन उसमें तरलता की दिक्कत आ सकती है और रख रखाव की दिक्कत आ सकती है। नहीं, जैसे आप चेक से पेमेंट कर दोगे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितना भी फॉरेन से पेमेंट चला जाएगा और डिजिटल पेमेंट, लेकिन आप सोने से जब भुगतान करने जाओगे तब भौतिक रूप में सोना वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तब दिक्कत आएगी। तो सोने की अपनी आज की डेट में दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि आपके पास सोने के अलावा दूसरे उतनी ही स्वीकार्यता वाले कठोर मुद्रा आ चुके हैं, जैसे कि डॉलर, पाउंड और ये जो 4 करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो खैर, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जो बात स्टार्ट हुई थी वहाँ से हुई थी, आपका सिक्का कहाँ कहाँ चलता है, आपका सिक्का कहाँ कहाँ चलता है। आप इसका मतलब क्या हो, आप बोलते हैं ना मेरा सिक्का सभी जगह चलता है, मतलब आप एक सशक्त इंसान हो, यही ना। जितना सशक्त होगा उसका सिक्का उतना दूर चलेगा। तो भारत के रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें, तो भारत अगर मजबूत होगा, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी सशक्त होगी, उतना ही रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना उतना ही आसान होगा। अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अगर कमजोर है तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। क्यों आप 4 ही करेंसी को बोल रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, 5वीं को क्यों नहीं बोल रहे? आप चाइना की जो युआन है उसको भी शामिल नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे नहीं सर, चाइना की युआन भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, 4 ही है सर। क्यों? क्योंकि ये चारों देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है, बहुत ज़्यादा सशक्त है। देश बहुत सशक्त है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत सशक्त है, देश की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो भी बहुत सशक्त है। तो बहुत ही मजबूत देश है आर्थिक दृष्टिकोण से और मीन पॉलिटिकल दृष्टिकोण से और कल्चरल दृष्टिकोण से भी आप कह सकते हो। उस देश की स्वीकार्यता है और तभी उस देश की जो मुद्रा है उसकी भी स्वीकार्यता है। तो ऐसा हो सकता है कि देश की स्वीकार्यता नहीं हो और देश की मुद्रा की स्वीकार्यता हो, आप कमजोर हैं और आपका सिक्का सब जगह चलता है, नहीं हो सकता ना। तो बस यही समझना है कि देश जितना सशक्त होगा, उसकी अर्थव्यवस्था जितनी सशक्त होगी, मैं इकोनॉमिक रूप से अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल रूप से पूरा देश, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, कहीं बेहतर है, तो उस पर लोगों का विश्वास उस देश पर बढ़ेगा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो उसकी मुद्रा को भी लोग मानेंगे, चलाएंगे, अपने पॉकेट में रखेंगे। समझ आई? इसमें पॉइंट आगे बढ़े। हाँ, बाध्यता भी हो सकती है, कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंपलसरी हम लोग नहीं बना सकते ना। आपका सिक्का सभी जगह चले, आप कंपलसरी बना सकते हो। जैसे जैसे आप मजबूत होते चले जाओगे आपका सिक्का ऑटोमेटिक चलता जाएगा। तो ये एक इवेंट है या प्रोसेस है? ये एक इवेंट है या एक पूरी प्रक्रिया है जो धीरे 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 सशक्त होती चली जाएगी? तो डॉलर क्या एक ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुका था? पिछले जब से अमेरिका बना तब से वो सशक्त देश था पहले दिन से, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के जोड़ कर बनाया गया। तो धीरे 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 वहाँ की मुद्रा क्या हो गई? कठोर हो गई। तो बाद में बाकी सब जो अर्थव्यवस्था, 4 जिस मुद्रा की आप बात कर रहे हो, वो उनकी भी अर्थव्यवस्था अच्छी है, वो देश सुदृढ़ है, सशक्त है, जिसकी वजह से उनकी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो पाया है। एक एक करके चलते हैं। हाँ, एक सेकंड। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है ये समझ आ गई? चलो खैर, अनिवार्य शर्तें भी समझ आ गई। अनिवार्य शर्त का के केंद्र में आपको यही रखना है कि देश कितना सशक्त है, और देश जितना सशक्त होगा उसको दूसरों से डर उतना कम लगेगा। डर का मतलब, आपको अगर डर लग रहा है कि आपके देश में बाहरी कंपनियां आएंगी, बाहरी कंपनियां खोल लेंगी अपनी कंपनी, और आपके देश का जो निर्माता है वो सामान बेच नहीं पाएगा, प्रोटेक्शनिज्म जिसको बोलते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो क्या आप सशक्त हो? तो जो देश का मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण होना है, उसकी उसकी सीमाएं बाहर के निवेश के लिए खुली होंगी या बंद होंगी? खुली होंगी, उन्हें डर नहीं लगेगा। हाँ, आप अब सवाल पूछिए। हाँ देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1914 पहले विश्व युद्ध की बात करता हूं, पहला वर्ल्ड वॉर जो था, पहले वर्ल्ड वॉर से पहले सबसे सशक्त था पाउंड। कौन था? पहले वर्ल्ड वॉर से पहले आपको पता है इंग्लैंड सबसे ज़्यादा सशक्त था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद और दूसरे वर्ल्ड वॉर से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? अमेरिका को होता है। और अमेरिका की ही जो है तो सिक्के चलने लगते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है?
या आप ये कहो कि यूरोपियों को आपस में लड़वा कर सबसे फ़ायदा किसने ले लिया? अमेरिका ने। तो अमेरिका उसके बाद जब सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहता है, सबसे ज़्यादा विजयी रहता है एक तरह से, तो उसके बाद 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। उसमें अमेरिका ये कहता है कि आप लोगों का जो स्थानीय मुद्रा है उसको आप डॉलर से जोड़ो। किससे जोड़ो? डॉलर से जोड़ो। और हम अपने डॉलर को सोने से जोड़ते हैं, हम अपने डॉलर को सोने से जोड़ते हैं। और आप कभी भी हमारा डॉलर अगर लेकर हमारे पास आओगे तो हम आपको सोना देंगे, सोना वापस कर देंगे। मतलब डॉलर को किससे जोड़ दिया? सोने से। तो अगर भारत में डॉलर है तो मतलब वो क्या है? एक तरह से सोना है। अगर वो डॉलर भारत अमेरिका लेकर जाएगा तो अमेरिका क्या दे देगा उसको? सोना दे देगा। ये अमेरिका ने कहा 1944 के उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। तो पहले विश्व युद्ध से पहले जो केंद्र में था वो था पाउंड। पाउंड के केस में फिक्स एक्सचेंज रेट आपने सुना होगा, स्थिर जो विनिमय दर होती है। तो स्थिर विनिमय दर पहले चलती थी पाउंड के रेस्पेक्ट में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस, उसके बाद केंद्र में कौन आ गया? डॉलर आ गया। क्योंकि केंद्र में डॉलर क्यों आया? जो सबसे सशक्त उसी का चलेगा। तो पहली विश्व युद्ध से पहले सबसे सशक्त कौन था? ब्रिटेन था, उसका चलता था पाउंड। और दूसरी विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सबसे सशक्त कौन हो गया? तो अमेरिका का डॉलर चलने लगा। समझा? तो इस प्रकार से डॉलर जो है इसलिए केंद्र में आया क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा सशक्त हो चुका था। ठीक है? और अमेरिका ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम वगैरह गिराए एटॉमिक, उससे सबको डर लग चुका था। सबको अमेरिका की बात माननी ही थी। अच्छा, मीटिंग में ये सब बात नहीं होगी, लेकिन अंदर अंदर सबकी हालत खराब थी। नहीं, जापान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। हाँ, तो मतलब ये पता था ना कि अमेरिका इस तरह से सशक्त हो चुका है। हाँ, तो खैर आगे बढ़े। तो अनिवार्य शर्तें क्या, ये समझ आ जाएगी। इसकी एक रीडिंग करनी है आपको, वो आपको समझ आ जाएगा। बल्कि अगर मैं सबसे लास्ट पेज में चलूँ और उसी को एक एक करके अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जैसे लास्ट पेज के ही आधार पर हम लोग, मैं सारी पॉइंट डिस्कस कर सकता हूँ। तो इसी में सारी 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 ऊपर उसका विवरण लिखा हुआ है, इसमें सारी पॉइंटर लिखे हुए हैं। ठीक है, आखिरी पेज में। तो इसकी को हम लोग देख लेते हैं। तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी, समझ आई? तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण को आप ऐसे देखेंगे कि रुपए के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात हो रहा है, जहां भारत ना ही आयातक है ना ही निर्यातक है। और दो देश तीसरे देश के मुद्रा को पेमेंट के रूप में स्वीकार रहे हैं। समझ आई? ये कब होगा? जब भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। तो ये तुरंत नहीं हो जाएगा। तो एक एक करके इसमें इसमें पॉइंट आप देख लीजिए। तो पहला लाइन तो क्लियर है, वही पहली लाइन जो मैं आपको कह रहा हूँ। एक एक करके ये जो लास्ट पेज का है, इसमें सारा इन्होंने एक तरह से समरी लिख दिया है, तो इसको समझना आसान होगा। हाँ, तो इसके आखिरी पेज के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। अब मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या क्या होंगे? अंतर्राष्ट्रीयकरण है ये तो समझ आ गई, क्या है लाभ, क्या 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 लाभ होगा, जल्दी जल्दी बताइए। अभी आप डॉलर रुपया को देखते हैं, एक डॉलर 85 रुपये, 84 रुपये से बढ़कर 85 हो गया। हाँ, आपने $1 उधार लाया बाहर से। कितने क्या लाया? बाहर से $1 उधार लाया। उधार आपको क्यों लेना पड़ा $1? क्योंकि आपको सामने वाले को भुगतान करना था। सामने वाला रुपए नहीं मांग रहा था, क्या मांग रहा था? डॉलर मांग रहा था। आप $1 अभी उधार लेकर आए, इसलिए ताकि आप आयात कर पाओ। उसे पॉइंट मत देखो, पॉइंट आप समझ लोगे, आप मेरी बात सुन लो। हाँ, पॉइंट आप सारे समझ लोगे, उसमें कोई। आप $1 लेकर आए बाहर से ताकि आपको तो मान लो $1 85 रुपये का है। कितने का है? 85 रुपये का है। तो आप सामने वाले से एक तरह से अगर एक्सचेंज किया आपने, तो आपने $1 उधार लाया और आपने सामने वाले को $1 पेमेंट दिया। या आप ये कहो कि $1 का आपके देश में अगर निवेश आया
तो जिस वक्त डॉलर आ रहा है 85 रुपये, कितना आ रहा है? $1 आपने उधार लिया। आप ऐसे देखो, डॉलर सारे कहाँ जाते हैं अल्टीमेटली? नहीं नहीं, भारत में आने के बाद आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई की एक रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। देखो मैं एक छोटा सा, भारत आरबीआई का जो भंडार है, ये विदेशी मुद्रा भंडार, वो $700 बिलियन पार कर चुका है। ये आपने पढ़ा होगा भी, हाल कि महीने, एक महीने पहले का रिपोर्ट था। तो अगर बाहर से $1 आया, आपकी कंपनी में निवेश हुआ, तो ये $1 आपके बैंक के माध्यम से आरबीआई के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। आपके बैंक में अगर पैसा आया तो आपका बैंक बोलेगा भैया $1 लो और जाओ व्यवसाय करो। तो क्या भारत में व्यवसाय आप डॉलर के रूप में कर पाओगे? आप अपनी बैंक को कहोगे कि नहीं नहीं, मुझे क्या ला कर दो? रुपया ला कर दो। और बाहर से आपके देश, आपने बाहर से $1 अपने बैंक में उधार मंगवाया। पहले उधार ले लेते हैं, फिर निवेश ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। उधार मंगवाया 1 साल के लिए। कितने दिनों के लिए? जब मंगवाया था तो $1 85 का था। कितने का था? 85 का था। तो आपके बैंक ने, आपने अपने बैंक को कहा नहीं 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 यार, मुझे तो भारत के अंदर व्यवसाय करना है, तो मुझे डॉलर नहीं दो, मुझे रुपए ला कर दो। तो आपका बैंक ये डॉलर को कहाँ लेकर जाएगा? आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास डॉलर पहुंचेगी, आरबीआई इसी डॉलर के आधार पर रुपए को छापेगी और रुपए आपके बैंक को देगी और वो बैंक आपको फिर देगा। समझ आई? तो $1 पे भारत आरबीआई कितना छापेगी? उस वक्त का जो करंट रेट होगा, मान लिया 85 रुपये, 85 रुपये छाप कर आपकी बैंक को दे दिया, आपकी बैंक ने 85 रुपये दे दिया। तो मतलब $1 आया तो भारत का आरबीआई का रिजर्व बढ़ा या घटा? बढ़ा। और आपके पॉकेट में कितने आए? आपके पॉकेट में कितने आए? 85 रुपये। आरबीआई की संपत्ति $1 से बढ़ी या घटी? फॉरेक्स रिजर्व बढ़ी। और आरबीआई ने नोट छापा। आरबीआई जो नोट छापती है वो देयता होती है या संपत्ति होती है? वो आरबीआई $1 के संदर्भ में मैं समझा रहा हूँ। तो दूसरा पेज ले लेते हैं। आरबीआई ने, आरबीआई, ये मैं ऐसे बनाता हूँ बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट मतलब एक तरफ मैं संपत्ति लिखूंगा और दूसरी जगह देयता लिखूंगा। तुलन पत्र बोलते हैं इसे, पढ़ा होगा आपने, संपत्ति और देयता। आरबीआई के पास $1 आया और आरबीआई ने इसी $1 के आधार पर क्या किया? नोट छापा। कितने? और किसको दिए? तो रुपया जो छपता है वो किसकी देयता होती है? आरबीआई की। और आरबीआई जिस आधार पर छाप रही है वो आरबीआई का क्या होगा? जिस आधार पर छाप रही है। यहां पर आधार क्या है? सोने के आधार पर भी छापती है, पढ़ा होगा आपने, और सरकारी प्रतिभूति के आधार पर भी छापती है। तो सरकारी प्रतिभूति, सोना और ये डॉलर, मतलब कोई भी डॉलर हो या विदेशी मुद्रा हो, ये सब क्या हो जाएंगे? आरबीआई के एसेट हो जाएंगे, संपत्ति हो जाएगी। और जितना नोट छपा वो आरबीआई की देयता हो जाएगी। तो आपके, अगर आपने $1 बाहर से उधार लिया तो आपके अकाउंट में आया 85 रुपये। अब जब आप वापस करने जा रहे हो तो रुपया का हो चुका है, जो मूल्य है रुपये की कम हो चुकी है, मूल्य ह्रास हो चुका है, रुपये का डिप्रिसिएशन हो चुका है। $1 अब 90 रुपये का हो गया। कितने का? 90 रुपये का। तो अब आप ये बताओ कि अगर रुपये का मूल्य ह्रास हुआ तो आप $1 उधार लेकर आए थे तो आपके पॉकेट में आया था 85 रुपये। अब आप $1 सामने वाले को वापस करोगे, सामने वाले को $1 वापस करोगे, तो वापस आप कितने रुपए में खरीद के करोगे? 90 रुपये में। आपने उधार लिया 85 रुपये। अभी ब्याज को जोड़ नहीं रहा हूँ, किसको जोड़ रहा हूँ? सिर्फ मूल राशि को। तो आपके पॉकेट में आए 85 रुपये उधार के और वापस करने पड़ रहे हैं मूल राशि 90 रुपये। क्यों? रुपए के मूल्य ह्रास की वजह से, रुपए के मूल्य ह्रास की वजह से। ये दिक्कतें तब होंगी जब आपका मीन रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं है। तो अगर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, आपको पता है कि, अच्छा ये बताओ कि यूएस के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो यूएस को क्या भेजते होंगे? डॉलर भेजते होंगे। चाइना का बहुत बड़ा निवेश कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है। तो चाइना वाले अमेरिका को किस में निवेश कर रहे होंगे? तो वहाँ क्या इस परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी? इस परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी कि डॉलर को रुपए में बदलना पड़े? तो अगर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो बाहर से क्या आएगा? रुपया ही आएगा और रुपया ही निवेश होगा और वापस भी क्या करोगे? रुपया ही करोगे। इसमें मूल्यह्रास का कोई कॉन्सेप्ट, मूल्यह्रास से जो अभी आपको ₹5 का नुकसान हुआ था वो नहीं होगा। समझ आई? तो नहीं, ये बैंकों को नहीं, आपको होगा ना। उधार $1 किसने लिया था? आपने या बैंक ने? आपने लिया था ना। तो अब वापस किसको करना है?
और जब अब जब वापस करने जा रहे हो तो मार्केट से $1 खरीदोगे कितने में? 90 रुपए में। नहीं, 90 रुपए में खरीदोगे। तो खैर, एक तो ये सारी चीजें। तो हम लोग लाभ को देख लेते हैं। विनिमय दर से जुड़े जोखिम में कमी। अब विनिमय दर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। जोखिम है क्या? जोखिम है ही नहीं, रुपए ही आ रहे हैं, रुपए ही जा रहे हैं। इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो भी चाहो वो खरीद सकते हो। जैसे कि मैं अगर ये बताओ, यूएस का डॉलर कहाँ चलता है पूरे? अगर यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है, अगर ज़्यादा डॉलर छापे तो उन डॉलर से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो चाहे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, पेट्रो डॉलर। क्या है? पेट्रो डॉलर 1970-80 के दशक में वहाँ की जो फेडरल रिजर्व है उसने कुछ ज़्यादा ही डॉलर प्रिंट किया, और उन डॉलरों से यूएस की जो सरकार है उसने मिडिल ईस्ट कंट्री से उन सभी डॉलर को क्या खरीदा? पेट्रोल खरीदा। तो वो लोग डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर प्रिंट कर रहे हैं, कागज प्रिंट कर रहे हैं, उस कागज से क्या खरीद ले रहे हैं? पेट्रोल खरीद रहे हैं। कागज ही है ना वो तो अगर रुपए अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो रुपए से भी हम लोग ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो चाहे वो खरीद सकते हैं। भुगतान की कोई दिक्कत आएगी? भुगतान की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप रुपए अगर जितना छापोगे उतना ही आपके रुपए की मूल्य क्या होगी? कम होगी। तो अमेरिका ने बहुत सारे डॉलर छापे पेट्रोल को खरीदने के लिए, तो उस दौरान डॉलर की जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है दूसरे मुद्रा के संदर्भ में वो क्या हुई होगी? कम हुई होगी। तो ये अलग बात है, लेकिन आप बहुत सारी सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीद सकते हो। समझ आई नहीं आई? अच्छा, अर्थव्यवस्था में पूंजी का क्या क्या लाभ हो सकती है वीरेंद्र? अब रुपए के आधार पर ही पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। मतलब आप मानो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर को खरीदा बेचा जा रहा है और सामने वाले को पेमेंट किस में किया जा रहा है? रुपए में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड खरीदा बेचा जा रहा है और सामने वाले को पेमेंट किस में किया जा रहा है? रुपए में। या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी के पॉकेट में रुपए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के पॉकेट में डॉलर है नहीं है, या सभी लोग डॉलर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं? उसी प्रकार से जब रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका होगा तो सिर्फ देश में रुपया नहीं होगा, रुपया पूरे सभी के पास होगा, और सभी लोग रुपए को चाहेंगे तो भारत में भी लाकर निवेश कर सकते हैं। नहीं, और उन सब निवेश से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार तक पहुंच क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में रुपया चल रहा है और उस अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में भारत भी जा सकता है। जैसे केंद्र की जो अभी मैंने बोला था सरकारी प्रतिभूति क्यों जारी किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, ताकि लोन लिया जा सके फिस्कल डेफिसिट के लिए। अभी आपने जो देखा था 1 लाख रुपए का जो फिस्कल डेफिसिट था वो बाजार से उधार लिया जाता है। किसके आधार पर? सरकारी प्रतिभूति जारी करके। तो हमारे देश के अंदर सरकारी प्रतिभूति जारी करके आरबीआई उधार उठाती है। सरकारी प्रतिभूति बॉन्ड हो गया ना, उधार लेने का तरीका हो गया, एक तरह बॉन्ड हो गया। पढ़ा है सभी ने? एक पेपर होता है, आज के डेट में वो डिजिटल फॉर्म में होगा, क्योंकि आज के डेट में आज से 20 साल पहले 25 साल पहले पेपर के फॉर्म में हुआ करता था। वो सरकार को उधार लेने का एक तरीका है कि सामने वाले को वो पेपर दे दिया कि भाई मुझे उधार दे दो, और वही पेपर को क्या हो गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो अब जो है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी के पास पैसे हैं, रुपया है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर सरकारी प्रतिभूति जारी कर सकते हैं, या हमारी देश की बैंक या कंपनियां प्रतिभूति जारी कर सकती हैं और वहां से पैसे ला सकती हैं। तो अब सिर्फ देश के निवेश पे ही निर्भरता नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जाकर रुपए ला सकते हो, क्योंकि अब रुपए किसके पास है? सभी के पास है। और भारत में हमारी जो पहुंच होगी निवेश के लिए या इसके लिए बढ़ चुकी होगी। अब ये जो सभी के पास रुपए पहुंचे, छापे किसने? श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ने, बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक ने, पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने, या भारत की सेंट्रल बैंक ने? भारत की सेंट्रल बैंक ने छापे। तो उस दौरान छपाई क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? अभी उतने ही नोट छापे जा रहे हैं जितने देश में आवश्यकता है। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो अब उतने नोट छापे जाएंगे जितने के पूरे विश्व में जितनी आवश्यकता है। तो अभी जो नोट छापे जाते हैं किस नीति के अंतर्गत छापे जाते हैं? राजकोषीय नीति या
मौद्रिक नीति। अभी जो नोट आरबीआई छापती है रुपया, वो किस नीति के आधार पर छापती है? मौद्रिक नीति के आधार पर। ये तो पढ़ा होगा ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, हम लोग यही देखते हैं कि मनी सप्लाई कितनी रहनी है हमारी इकोनॉमी में। अब जब नोट छापेगी तो उसके सामने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था होगी या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी? अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रुपए की ज़रूरत है उसको देखते हुए नोट छापना पड़ेगा। तो ये एक आसान, कोई आसान काम तो नहीं होगा, ये तो एक मुश्किल की बात होगी। तो क्या क्या लाभ हो सकता है, लाभ आप देख लो। अब देखो, अभी किसी देश की सरकार की विदेशी मुद्रा में हाँ, जो सरकारी घाटा है, जो सरकार का जो वित्तीय घाटा था, अभी जो फिस्कल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा, उसके लिए सरकार ज़्यादातर पैसे कहाँ से लेती है? देश के अंदर से ही उधार लेती है। अब कहाँ से ले सकती है? अंतर्राष्ट्रीय। मतलब हमारे देश की सरकार, हमारे देश की कंपनी, हमारे देश की बैंक, अगर इन्हें के पास पैसों की इन्हें पैसों की आवश्यकता है, तो अब इनके सामने सिर्फ देश का वित्तीय बाजार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार है। ये यहाँ से पैसे लाकर खर्च कर सकते हैं और इसमें कोई मुद्रा के मूल्यह्रास की जोखिम नहीं होगी। आपने रुपया लाया, आपको रुपया वापस करना है। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ हाँ हाँ। वो फिर से, हाँ फिर से पूछिए। वो देखो, अभी हमने एक लिमिट बनाया। देखिए, अभी आपने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात की थी, उसमें कहा था कि राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप उधार उतना ही लोगे जितनी 3% से अधिक ना हो। अभी तो टारगेट है 4.5% है, प्रतिशत जो भी हो, वही प्रतिशत आपको क्या करेगा, लिमिट बना देगा कि आप इससे ज़्यादा सरकारी प्रतिभूति एक साल के लिए नहीं छापेंगे। लेकिन हर साल अगर छापते गए तो आप पर उधारी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। नहीं, हर साल अगर छापते के चले गए तो उधारी बढ़ती चली जाएगी। सरकार, अभी हाल में केंद्र सरकार ने 50 साल की मैच्योरिटी का सरकारी बॉन्ड छापा, सरकारी बॉन्ड जारी किया। मतलब कि मार्केट से पैसा उधार लिया कितने दिनों के लिए, मूल राशि कब वापस करेंगे? 50 साल के बाद। और 50 साल तक क्या देते रहेंगे? ब्याज दर, जो कि लगभग 7% के आसपास होती है। समझ आई नहीं आई? तो आप इस तरह से बहुत सारे, किसका? नहीं, बजट घाटा, देखिए बजट घाटा जो हुआ, ये आपको, आपका जितना प्लान था खर्च करने का, आपके पास प्राप्ति उससे कम थी। इसीलिए आपको ये जो पैसे आप मार्केट से उधार लेकर खर्च कर रहे हो, ये क्या आपके अपने पॉकेट के पैसे हैं? यही घाटा है ना? यही क्या है? यही तो घाटा है। तो जब आप, हाँ आप ठीक है, जैसे दो, अभी मैंने डिस्कशन किया था, आपके पॉकेट में आ रहे हैं 5 लाख और आप खर्च करने जा रहे हो 6 लाख। लेकिन 1 लाख अगर बैंक का लोन जोड़ दूं तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 6 लाख। 6 लाख नहीं, तो 6 लाख माइनस 6 लाख कितना हो गया? 0। तो जब कभी कहते हैं बजट घाटा जो शून्य है, तो उसका मतलब उसमें प्राप्ति में क्या शामिल है? प्राप्ति में वो लोन वाले पैसे शामिल हैं, तभी शून्य होगा ना। नहीं समझा? तो राजकोषीय घाटा बराबर होगा एक साल में जितने आपने उधार लिया, वो राजकोषीय घाटा के बराबर होगी, क्योंकि घाटा जो आप उधार ले रहे हो वो आपके अपने पैसे हैं ही नहीं, अपने पैसे हैं ही नहीं। खैर आगे बढ़ें। तो ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने और उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता को कम करता है। तो अब देखो, अभी हमें 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 700, आप बोलते 600 बिलियन डॉलर रहना चाहिए, 700 बिलियन डॉलर रहना चाहिए। ये बताओ, एक छोटा सा अनुमान कि कितना डॉलर हमारे पास रहना चाहिए? आप बोल रहे 700 बिलियन डॉलर हमारे पास है अभी, अभी आरबीआई ने क्रॉस किया। आरबीआई के पास कैसे डॉलर बढ़ रहा है, चीज़ समझ आ गई? बाहर से निवेश आ रहा है, बाहर से जो भी पैसे आ रहे हैं डॉलर के माध्यम से, वो कहाँ जा रहे हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई उसी आधार पर नोट छाप रही है। तो खैर, अब कितने पैसे मिनिमम रहने चाहिए? उन पैसों का इस्तेमाल होता है आयात में। कहाँ होता है? आयात में। वही सारे डॉलर बैंक वाले, जब आप आयात करोगे तो आपके पॉकेट में क्या है? रुपए है, डॉलर है? अभी नहीं, अभी क्या है? आप अपने बैंक को बोलोगे क्या, डॉलर ला के दो, मुझे क्या करना है? आपका बैंक कहाँ जाएगा?
आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जो भंडार है, आरबीआई को क्या देगा आपका बैंक? रुपए, आपका जो रुपए, और आरबीआई से क्या लेकर आएगा? तो उसी डॉलर के माध्यम से क्या होगी? आयात होगी। तब आयात जब होगी तो आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व कम होती चली जाएगी। समझ आई नहीं आई? आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व कम होती चली जाएगी। अगर आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि जितने कुछ ऐसे आयात जो हम बाहर से ही करते हैं और करना आवश्यक है, जैसे कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो होता है, उसका स्रोत हमारे पास, मतलब तेल का, पेट्रोल डीजल का स्रोत हमारे पास, हमारे देश के अंदर नहीं, हमें आयात ही करना पड़ता है। कच्चे तेल के माध्यम से ही हम अपनी ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। और अगर कच्चा तेल नहीं आया तो देश में ऊर्जा, और ऊर्जा ही नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आयात का कोई विकल्प नहीं है, और आयात करने के लिए आपके पॉकेट में डॉलर होना ही चाहिए। तो कहा जाता है कि आरबीआई के पास मिनिमम 6 महीने का आयात कवर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 महीने का आयात कवर होना चाहिए मिनिमम। तो जितना भी हर महीने आयात का जो खर्चा है, 6 महीने का आयात कवर होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि 1991 में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो बहुत अचानक से, हमारे पास सिर्फ आयात आयात कवर के लिए कितने पैसे थे? 1 हफ्ते का आयात कवर था। पढ़ा है आपने कहीं पर? कहीं 1 हफ्ता लिखा है, कहीं 2 हफ्ता लिखा है, चलो 1 हफ्ता ही बोलते हैं। 1 हफ्ते का ही आयात कवर था, $1 बिलियन था, जिससे 1 हफ्ते का ही आयात हो पाता था। मतलब 1 हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा? देश चलना बंद हो सकता है। आपके कच्चा तेल नहीं आएगा, फिर ऊर्जा नहीं पाएगी। ऊर्जा नहीं आ पाएगी तो क्या आप यहाँ तक पहुँच पाओगे? मैं आ पाऊंगा? क्लास आ पाऊंगा मैं? मतलब सभी तो ऊर्जा का खेल है ना, सारी जगह देख लो आप। तो कहा जाता है कि 6 महीने का मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास 6 महीने से कहीं ज़्यादा है। $700 बिलियन से हम कहीं दिनों तक आयात कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी फॉरेक्स रिजर्व डॉलर के रूप में बनाने की आवश्यकता है, यही रुपए की अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गई, तो क्या फॉरेक्स रिजर्व डॉलर के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। रुपए आरबीआई छापेगा और उसी रुपए से हम क्या कर सकते हैं? आयात कर सकते हैं। सामने वाले रुपए को मना नहीं करेगा, क्योंकि रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो चुका है। समझ आई? तो ये सारे लाभ हो जाएंगे। लेकिन लाभ होने के साथ साथ क्या चुनौतियां होंगी? अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया तो क्या क्या चुनौतियां होंगी? पहला, शुरुआती दौर में ऐसा हो सकता है कि विनिमय दर जो रुपए का है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो। शुरुआती दौर में क्या होगा? विनिमय दर बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कि विनिमय दर की आवश्यकता वहां पर पड़ सकती है। आप कह रहे हो कि कुछ देश बोलेंगे नहीं नहीं, हमें रुपया नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? डॉलर ही चाहिए। उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना पड़ेगा, और फिर आप आयात करा पाओगे उन देशों से जो रुपये को स्वीकार नहीं रहे। तो शुरू के दिनों में जब अपने हम इकोनॉमी को ओपन करेंगे, बाहर के निवेश को आने देंगे, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है रुपए का। अच्छा, शुरू के दिनों में आप नोट छापोगे, दो तरह की दिक्कत होगी। अगर अब रुपए उतने छापने हैं कि देश में भी काम हो जाए और बाहर भी काम हो जाए, यही ना? अगर आपने रुपए बहुत छाप लिए, ये सोच करके रुपए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो चुका है, और बाहर वालों ने नहीं लिया, तो सारे रुपए कहाँ रह जाएंगे? देश में ही रह जाएंगे। और देश में रुपए ज़्यादा अगर छाप लिए तो महंगाई कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। और रुपए अगर कुछ ज़्यादा आपने छाप रखे हैं, तो जैसे पेट्रो डॉलर के समय डॉलर अमेरिका ने अधिक छापा तो डॉलर की मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट गई, उसी तरह से रुपए भी अगर हमने अधिक छापा है तो रुपए की मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट जाएगी, मूल्य ह्रास हो सकता है। तो शुरू के दिनों में जब तक वो सुदृढ़ता नहीं आए, तब तक क्या देखा जा सकता है? उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ेगा। अब मौद्रिक नीति कैसी बनेगी? पूरे वैश्विक आधार पर बनेगी, ना कि सिर्फ देश के आधार पर। इसके अलावा देश के अंदर और बाहर धन के मुक्त प्रवाह के कारण बाहरी खतरा बढ़ सकता है। बाहरी खतरा कैसे बढ़ेगा ये बताइए? अंदर और बाहर धन के मुक्त प्रवाह। हाँ, बाहरी खतरा मतलब कि ऐसा भी हो सकता है। अब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी से, हमारी अर्थव्यवस्था से लोगों को लाभ नहीं होगा, तो जिन्होंने निवेश किया, रुपए के ही माध्यम से निवेश किया है, वो रुपए को अपने भारत में रहने देंगे या खींच लेंगे? रुपए को खींच लेंगे। अगर हमने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और उस अंतर्राष्ट्रीयकरण के बाद अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था लाभ नहीं दे रही है, तो रुपए को वो लोग रखेंगे या खींच लेंगे? मान लिया रुपए अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है रुपए का,
तो रुपए को खींच लेंगे, और रुपए को जैसे खींचेंगे तो हमें क्या, हमें दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आज के डेट में रुपए को जैसे खींच लेंगे तो हमारे देश में जो निवेश के पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नहीं, तो अगर अर्थव्यवस्था लाभ नहीं दे रही है, अगर मान लो चाइना का निवेश सारा कहाँ जा रहा है, अभी बहुत सारा अमेरिका में जा रहा है, वो किस संदर्भ में जा रहा है, डॉलर के रूप में जा रहा है। अगर अमेरिका से फायदा नहीं होगा तो चाइना अपना निवेश खींच लेगा, खींचेगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब आप देखो, बाहर से जुड़ चुके हो, क्या हो चुका है, बाहर से जुड़ चुके हो। अगर बाहर उतार चढ़ाव चल रही है तो क्या उससे आप बचे रहोगे? उससे आप बचे नहीं रहोगे। समझा? तो ये चुनौती देखने को मिल सकती है देश के अंदर, मतलब बाहरी खतरा बढ़ सकता है। अगर मतलब बाहर से आप जुड़ चुके हैं, आपकी अर्थव्यवस्था बाहर से जुड़ चुकी है, तो आपको दिक्कत हो देखने को मिल सकती है। और क्या, मैक्रो इकोनॉमिक और राजनीतिक अस्थिरता और मुद्रा के दीर्घकालिक क्रय शक्ति में विश्वास बनाए रखना एक चुनौती होगा। अब देखो, रुपए में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय रुपए में विश्वास अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहा तभी रुपए अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाएगा। अगर हम जबरदस्ती कहें कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था पर लोगों को, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोगों को अभी भी अगर विश्वास नहीं है, तो मतलब इससे दिक्कत हो सकती है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक में क्या आता है? अच्छा, मैं जब बोलता हूँ भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मतलब भारत की जितनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो समष्टि अर्थव्यवस्था का सूचक होती हैं, वो सारी क्या है, वो सुदृढ़ हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के कुछ सूचक का जल्दी जल्दी नाम गिना दूं, 4-5। पहला, जिससे आप ये बताते हो कि पूरी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, सबसे पहले महंगाई। महंगाई क्या होगी? ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, मध्यम महंगाई चलेगी। दूसरी, राजकोषीय घाटा, केंद्र का प्लस राज्य सरकारों का। तो चलो, महंगाई तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी, कुछ वस्तु में तो बहुत ज़्यादा है, खास करके कच्चे तेल में और खाद्य पदार्थ में। हाँ, तो महंगाई भी कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, महंगाई एक तरह से नहीं चल रही है। दूसरा दूसरा क्या कहा आपने? राजकोषीय घाटा, उसकी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है? आपने करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ा है, चालू खाता घाटा, उसकी स्तर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उसकी स्तर भी कम नहीं है, अभी हाल के दिनों में 4-5 सालों में कम हुई है, लेकिन अभी भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं, जो मैक्रो इकोनॉमी के सूचक होते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था के सूचक होते हैं, वो ठीक तो हुए हैं, लेकिन एक लंबे समय तक ठीक रहे, स्थिरता जिसे बोलते हैं, वैसा अभी देखने को नहीं मिला है। जैसे महंगाई भी कम हुई है, राजकोषीय घाटा भी कम हो रहा है, लेकिन अभी आपने देखा राज्य का राजकोषीय घाटा, और केंद्र अपना राजकोषीय घाटा का जो टारगेट है वो अचीव करने जा रही है, लेकिन राज्य अचीव नहीं कर पा रही है। उसी प्रकार से तीसरा क्या कहा मैंने, मीन चालू खाता घाटा, वो भी हाल के दिनों में बहुत कम हुआ है, बेहतर स्थिति में हुआ है, लेकिन आगे लंबी अवधि तक ये बेहतर रहे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे बताने में। अगर 8-10 साल में राजकोषीय घाटा, सॉरी, चालू खाता घाटा कम की तरफ रहा, 1-1.5% रहा, तो अच्छी बात होगी। तो कुछ हमारे देश में अवसंरचना का कितना विकास हो रहा है, हमारे देश में जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि सभी को पता है, जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत की मिल रही है, ये सभी चीज़ें एक साथ क्या होती हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था की सूचक होती हैं, इंडिकेटर होती हैं। तो ये अगर अच्छे चल रहे हैं और अस्थिर चल रहे हैं, अच्छे मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 दिनों के लिए, 1-2 साल के लिए अच्छा हुआ फिर बुरा हो गया, अच्छे चल रहे हैं मतलब एक स्थिरता है उसमें, अच्छे हैं तो अच्छे ही चल रहे हैं, तब हमारी अर्थव्यवस्था पे लोगों का विश्वास अधिक होगा और रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना आसान होगा। तो आगे चुनौती भी है। तो अब रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए भारत ने क्या क्या पहल किया है? तो देखो, पहल में ये हुआ कि जैसे इसमें एक एक करके अगर देख लें, भारत नेपाल धन प्रेषण सुविधा योजना, या रुपए, देखो रुपए का जब अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। एक सेकेंड, के मीन केंद्र सरकार क्या क्या चीजें कर रही हैं जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था बाहर से अधिक जुड़ रही है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बाहर से अधिक जुड़ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि हमारी जो
मुद्रा है, हमारा जो रुपया है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होना, अब उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ जा रहे हैं। तो अगर जैसे आपने पढ़ा होगा चालू खाता और पूंजी खाता, ये पढ़ा आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सभी ने पढ़ा है। जो भुगतान संतुलन होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, एक दो शब्दों में, एक दो वाक्य में बताइए। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नहीं नहीं, ये नहीं, और बताइए। हाँ ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस में बताइए जो सारी बातें आ जाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ आप बताइए, भुगतान संतुलन के लिए एक सेंटेंस बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, आप बताइए। देखिए, एक देश का बाहर के देशों से, एक देश में बाहर के देशों से जितने सारे मुद्रा आए, पैसे आए, पैसे किसी भी संदर्भ में आ सकते हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, किसी भी संदर्भ में आ सकते हैं। हाँ, और जितने पैसे गए, जितने पैसे आए और जितने पैसे गए, इन्हीं के हिसाब किताब को क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। एक साल का, एक साल का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए बात करूं कि आपका वॉलेट है, उस वॉलेट में पैसे आ रहे हैं और उस वॉलेट से पैसे जा रहे हैं। अगर आपका एक साल का हिसाब किताब आपने कर लिया तो उसी को क्या बोलेंगे। तो एक देश के अंदर बाहर के देशों से, बाहर के सभी देशों से जितने पैसे आए और जितने पैसे गए, उसका एक साल के हिसाब किताब को क्या बोलेंगे। एक साल का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। ये सुनो, तो जनरली एक साल का डिस्कस किया जाता है, एक साल का या एक क्वार्टर का। आरबीआई हर हफ्ते बताती है। अच्छा ये बताओ कि आपके वॉलेट में पैसे आ रहे हैं ज़्यादा और जा रहे हैं कम, तो आपका वॉलेट बढ़ता जाएगा। तो वैसे भारत में अगर पैसे आ रहे हैं ज़्यादा और जा रहे हैं कम, तो भारत का रिजर्व बढ़ता जाएगा। नहीं, और जो पैसे आ रहे हैं वो दो प्रकार से आ सकते हैं। या तो आपने सामान का निर्यात किया हो, तब बाहर से डॉलर आया, नहीं, और या नहीं तो बाहर से आपने उधार लिया है, बाहर से आपने उधार लिया, उधार लेते जा रहे हो और वापस कम कर रहे हो, तो आपका वॉलेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आपके देश में बाहर से लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं और वापस पैसे नहीं खींच रहे हैं, तो आपका वॉलेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आप निर्यात कम ही कर रहे हो, सामने वाले को सामान कम ही बेच रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वॉलेट समय के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यदि आप बाहर से उधार अधिक ले रहे हो या बाहर वाले निवेश अधिक कर रहे हैं तो। समझ आई। तो इस प्रकार से ओके ओके ओके, एक मिनट का ब्रेक है। तो हाँ, भारत ने अभी क्या क्या इसमें कदम उठाए हैं कि भारत जो का हमारा जो रुपया है, हमारा जो रुपया है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो पाए। देखो, ऐसा कोई भारत सरकार का टारगेट नहीं है कि रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए। एक रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की, आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी तो चार कठोर करेंसी हैं, चार कठोर करेंसी हैं, लेकिन कुछ करेंसी के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो कठोर मुद्रा बन सकती हैं। उसमें जैसे कि भारत का रुपया, जर्मनी का फ्रैंक, या चाइना का युआन, इस तरह से तीन चार मुद्रा का उन्होंने नाम लिया था। तो इसी के बाद ये डिस्कशन, उस रिपोर्ट के आने के बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हुई कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है। तो भारत सरकार का ऐसा कोई ये नहीं है, टारगेट नहीं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, बल्कि भारत सरकार को ये पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे जैसे सशक्त होगी, रुपए का ऑटोमेटिकली अंतर्राष्ट्रीयकरण होता चला जाएगा। समझ आई। ये भारत सरकार को भी पता है, लेकिन ये डिस्कशन में तब आ जाती है जब आईएमएफ के इस रिपोर्ट में आया कि भारत के रुपए के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, कठोर मुद्रा बन सकती है। इसका मुख्य कारण यही है कि पिछले 2-3 दशकों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी अगर आर्थिक समृद्धि देखोगे तो ये लगातार 7% के आसपास से बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ हमारी लगातार 7% के आसपास से बढ़ रही है। और इतनी ग्रोथ, इतनी अधिक ग्रोथ, बहुत सारे देशों को, हम ग्रोथ के मामले में दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं ग्रोथ के मामले में। इतना 7% का ग्रोथ किसी को जल्दी नहीं मिलता। और हमारी जीडीपी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमारा निवेश, बाहर से निवेश बढ़ रहा है। तो इन सारे बहुत सारी बातों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि रुपए के अंदर, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है, जिसके आधार पर रुपए के अंदर कठोर मुद्रा बनने की पोटेंशियल है, सक्षम है रुपया कि कठोर मुद्रा बन जाए।
तो उसी के बाद ये डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो अभी देखो भारत ने, अगर भारत किसी के साथ जाकर कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि हम आपको सामान बेचेंगे तो आप मुझे अपने स्थानीय मुद्रा पे पेमेंट कर देना, और जब आप सामान बेचेंगे तो जब हम रुपए में पेमेंट करेंगे तो आप मना नहीं करोगे, तो सामने वाले को रुपए में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ी नहीं बढ़ी इस एग्रीमेंट के आधार पर। तो इस तरह से हम बहुत सारे देशों के साथ रुपए के लेन देन, रुपए के आधार पर लेन देन हो या उनकी स्थानीय मुद्रा, अब लेन देन हुआ उसमें डॉलर दिखा क्या? नहीं दिखा। उनकी स्थानीय मुद्रा दिखी और हमारी स्थानीय मुद्रा दिखी, तो हमारी स्थानीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये भले ही एग्रीमेंट के तहत है, लेकिन अगर इस तरह से एग्रीमेंट सारे देश मानने लगे, धीरे धीरे हम एग्रीमेंट करने लगे, जैसे ईरान के साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है ना, कि हम उनसे कच्चा तेल लेंगे और उनको पेमेंट किस में करेंगे? रुपए में करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे देशों के साथ जिनसे हम आयात निर्यात करते हैं उनपे अगर सहमति बनने लगे तो रुपये अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा नहीं होगा? अब ईरान, हो सकता है कि ईरान अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए ईरान सऊदी अरबिया से कोई सामान मंगाता है, हालांकि दोनों में नहीं पड़ती है लेकिन थोड़ी देर के लिए पटा देते हैं, और सऊदी अरबिया को बोलता है कि मेरे पास रुपए है, तुम रुपए लोगे? सऊदी अरबिया बोलता है हाँ रुपए दे दो, रुपए दे दो। अब देखो दोनों के बीच में कारोबार हुआ और मुद्रा कौन सा इस्तेमाल हुआ? जो कि उनका स्थानीय मुद्रा नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी संधि हो रही है, तो उस संधि से अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे आयात निर्यात हो और रुपए का इस्तेमाल हो? नहीं। एक ये, दूसरा दो दिन में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दूसरा भारतीय का, आपने देखा होगा भारत का जो हमारा यूपीआई है, यूपीआई से आप जुड़े होते हैं ना, यूपीआई इंटरफेस है, उस इंटरफेस से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होता है, आपके बैंक अकाउंट से रुपए निकल कर किसी और को जा सकता है। तो वो आरबीआई का यूपीआई दूसरे देश में इस्तेमाल हो रहा है, आरबीआई का यूपीआई दूसरे देशों में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब रुपया वहाँ की स्थानीय मुद्रा से जुड़ रहा है। नहीं समझा? अब यूपीआई के माध्यम से आप, यूपीआई के माध्यम से उस देश में जिसमें आरबीआई के यूपीआई को अपना चुकी है, उस देश में आप जाओगे, बोलोगे यूपीआई दिखाओ, और आप यूपीआई से रुपए में पेमेंट करोगे, उसको स्थानीय मुद्रा में पेमेंट मिल जाएगा। आपका रुपए जाएगा और उसको किस में मिल जाएगा? स्थानीय मुद्रा में। तो रुपए का ऊपर गया नहीं गया, भारत से बाहर निकला नहीं निकला। तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण इस आधार पे हो रहा है। या तीसरा एक और कहूँगा कि भारत सरकार जो भी बॉन्ड जारी करती थी वो देश के अंदर करती थी, देश के बाहर भी करती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी इंडेक्स में भारत सरकार की बॉन्ड को जोड़ा गया है, भारत सरकार की बॉन्ड को जोड़ा गया है। इंडेक्स का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। सेंसेक्स का आपने नाम सुना है? सेंसेक्स में 30 कंपनियों के शेयर होते हैं, ऐसा सुना है किसी ने? सभी को पता है? सेंसेक्स के अंदर बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 कंपनी का शेयर होता है। आपने सुना ना सेंसेक्स 76,000 से बढ़कर 78,000 हो गया, ऐसा कुछ सुनते हैं? तो उस सेंसेक्स में जो 76,000 है वो क्या है? उन 30 कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य है, उन 30 कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, इसे कहेंगे इंडेक्स, इसे कहेंगे। अगर मान लिया किसी ने सेंसेक्स में निवेश किया है तो मतलब उस 30 कंपनियों के शेयर में निवेश किया है, समझा? एक के नहीं बल्कि, अब देखो आप कोई भी ऐप अभी ये करो, उसमें लिखा रहेगा कोई भी ऐप, ज़ीरोधा, ग्रो, जो भी है जहाँ निवेश करते हो, आप किसका खरीदोगे शेयर? किसी कंपनी का नाम लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा कि सेंसेक्स में आप निवेश कर दो। सेंसेक्स में निवेश कर दो मतलब एक कंपनी का शेयर नहीं बल्कि पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, 30 कंपनी का। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉन्डों का ग्रुप होता है। अभी जो सेंसेक्स में बताया शेयर का ग्रुप है, किसका ग्रुप है? यहाँ शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं ये, हाँ 30 का ही है। जैसे आपने अलग अलग सबके होते हैं, 30 होते हैं, फिर आपने सुना होगा 100 होते हैं, बीएसई 100, बीएसई 100 में क्या हो गया? 100, बीएसई 200, बीएसई 200 में 200 कंपनी, बीएसई 300, 300 में। तो लेकिन अगर सिर्फ सेंसेक्स है तो कितनी कंपनी? 30 कंपनी, ठीक है? आप लिस्ट भी देख सकते हो कौन कौन सी 30 कंपनी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्डों का ग्रुप होता है, उन बॉन्डों का ग्रुप होता है। तो आपने ब्लूमबर्ग का नाम सुना होगा, ब्लूमबर्ग या बहुत सारे, तो उन लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में बेचते हैं बॉन्डों को। किस में बेचते हैं? जैसे अभी आपने सेंसेक्स में निवेश किया तो आपने किसका शेयर खरीदा? एक का या कई का? कई का। उसी तरह से बॉन्ड, बहुत सारे देशों का बॉन्ड को मिलाकर बेचा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन सारे बॉन्डों में कौन शामिल हो रहा है? भारत का, जो भारत का केंद्र सरकार का जो बॉन्ड है वो भी शामिल हो रहा है, समझा? मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, बाजार की अंतर्राष्ट्रीय जो ये है इंडेक्स है, उन इंडेक्स में कौन शामिल हो रहा है? भारत का बॉन्ड भी शामिल हो रहा है,
तो भारत का बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदा बेचा जाएगा रुपए, और भारत का बॉन्ड किस आधार पर जारी हुआ होगा? भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किस आधार पर उधार लिया होगा? रुपए के आधार पर या बॉन्ड के, डॉलर के आधार पर? रुपए के आधार पर। अब रुपए के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड बिकना शुरू हुए, तो मतलब सामने वाला खरीद बेच रहा है, पेमेंट कर रहा है डॉलर, लेकिन उसको जोड़ घटाओ जो उसका कर रहा है वो किस आधार पे कर रहा है? रुपए के आधार पे कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है? रुपया लिखा हुआ है। अपने मसाला बॉन्ड का नाम सुना है? मसाला बॉन्ड किस आधार पे इशू किया, जारी किया जाता है? रुपए के आधार पर। तो उसी प्रकार से जो केंद्र सरकार की सरकारी बॉन्ड होगी वो भी रुपए के आधार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे बॉन्ड, रुपए वाली बॉन्ड खरीदी बेची जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे रुपए वाली बॉन्ड खरीदी बेची जा रही है। तो भारत का जो सॉवरेन बॉन्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ रहा है। तो इससे हम, अब भारत सरकार के पास जो उधार लेने की जो बाजार थी वह स्थानीय बाजार से बढ़कर अब भारत सरकार की बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज़्यादा खरीदी बेची जाएगी। अभी भी खरीदी बेची जाती है, लेकिन अब ज़्यादा बेची जाएगी क्योंकि कुछ इंडेक्स ने भारत की बॉन्ड को शामिल करना शुरू कर दिया है। समझा नहीं समझा? कितने लोगों को ये बात समझ आई? लास्ट वाली समझ आई? तो इसमें रिपोर्ट आती है ना, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कि सॉवरेन बॉन्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदा बेचा जाएगा। उसकी सूचीकरण कर ली गई है, भारत के बॉन्ड की सूचीकरण कर ली गई है। ऐसा सुना आपने? इससे न्यूज़ पढ़ना आप। तो मतलब इसका सीधा सीधा ये हुआ कि भारत सरकार देश के अंदर से अब उधार नहीं ले सकती है, देश के बाहर से भी उधार ले सकती है, और देश के बाहर में द्वितीय बाजार में भारत के बॉन्ड खरीदे बेचे जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये सारे कुछ कदम उठाए गए हैं, इसमें और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को आप समझ सकते हो आसानी से अगर आपने इन सारी मूल बातों को समझ रखा है तो इसको आप एक रीडिंग करना। ये अच्छा डॉक्यूमेंट है, मैंने देखा है इसको, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैंने अपने से कुछ खास जोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब जो कोई चीज़ अच्छी है तो क्या दिक्कत है। तो ऊपर से नीचे पढ़ लेना और ये लास्ट पेज को अपना नोट्स बना लेना। ऊपर से नीचे एक रीडिंग कर लेना, और ये जो लास्ट पेज है जिसमें क्या लिखा है, जिसमें क्या लिखा है, एक नज़र में, है ना, इसको अपने हाथों से, इसमें भी जो शब्द लिखे हुए हैं आप चाहो तो इसको भी कर दो आधा। कितना कर दो? जितना संक्षिप्त करोगे उतना अच्छा है। एकदम आसान शब्दों में इसको कम करके पूरा पढ़ लेना और आखिरी पेज का नोट्स बना लेना। ठीक है? तो आपका काम हो जाएगा। और ये दोनों प्रश्न, हाँ, इधर, अच्छा अच्छा अच्छा, अन्य क्षेत्राधिकार तक, ये भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग जैसे यूपीआई का नाम लिया था आपने। यूपीआई क्या है? हमारी अवसंरचना है, तो उसका उपयोग अब कहाँ हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो वही बात लिखी हुई है कि भारत का जो भुगतान अवसंरचना है यूपीआई है, उसका उपयोग अन्य क्षेत्राधिकारों में भी हो रहा है, देश के बाहर भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रही है, देश की रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, रुपये और बाहर के मुद्रों से और ज़्यादा जुड़ रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ और होगी, जो आप पढ़ते हो कि भुगतान संतुलन में दो तरह का खाता पढ़ते हो, एक चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता में आयात निर्यात आती हैं, आयात निर्यात से होने वाले पैसे आएंगे, आयात से होने वाले पैसे जाएंगे। इनका हिसाब किताब कहाँ लिखा जाएगा? चालू खाता में। और पूंजी में क्या लिखा जाएगा? जो बाहर से निवेश आ रहा है, बाहर से उधार आ रहा है, हम भी निवेश कर रहे हैं, हम भी उधार दे रहे हैं, और दोनों को जब मिलाकर देखोगे, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों को मिलाकर देखोगे, तो सारे पैसों का हिसाब किताब आ गया, नहीं आ गया? सारे पैसों का हिसाब किताब आ गया। इन्हीं सारे पैसे के हिसाब किताब को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। जब मुद्रा की हमारे रुपए की अंतर्राष्ट्रीयकरण होगी, तब हमें चालू खाता तो हमारा पूरा खुला हुआ है ही, आपने पढ़ा होगा, चालू खाता हमारा पूरा खुला हुआ है, हमें पूंजी खाता को भी पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा ओपन, पूरा कन्वर्टिबिलिटी, परिवर्तनीयता बोलते हैं ना उसे। हमारी यहाँ चालू खाता परिवर्तनीयता 100% है, पूर्ण रूप से हमारी, आपने पढ़ा, पूर्ण रूप से हमारी चालू खाता परिवर्तनीयता है, 1993-94 से ही हो चुकी है। और पूंजी खाता परिवर्तनीयता हमको पूर्ण रूप से करनी पड़ेगी, और उसके अपने, अगर मुद्रा को, अगर रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है तो। और जब पूंजी खाता को पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो उसके अपने कुछ चुनौतियां होते हैं।
नहीं, जैसे आपने साउथ ईस्ट एशियन जो हमारी आसियान कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो आसियान कंट्री, उन्होंने 1997 में अपना पूंजी खाता पूरी तरह से खोल दिया था। तो बाहर से बहुत सारे निवेश आने लगे, और निवेश आपके देश में तब तक आएंगे जब तक उनको, निवेशकर्ता को लाभ हो रहा है। कुछ दिनों के बाद लाभ हुआ, कुछ दिनों के बाद हानि होने लगी। तो जब हानि होने लगी तो सारे लोगों ने एक साथ अपने पैसे खींच लिए। अब जैसे एक साथ अपने पैसे खींचेंगे, उन आसियान कंट्री की स्थानीय मुद्रा धाम से नीचे गिरी और फिर कभी उठ नहीं पाई। तो 1997 में जो उनके साथ हुआ, उनसे सीख लेते हुए अभी तक हमने अपनी पूंजी खाता की परिवर्तनीयता को 100% नहीं किया है। लेकिन धीरे धीरे हम 100% की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि हम सशक्त हो रहे हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसमें? देखो, चालू खाता में जब आयात निर्यात किया तो पैसे आए पैसे गए, यस और नो, ये कहां लिखा जाएगा? नहीं नहीं, चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, मैं बस इसी डायग्राम के माध्यम से ही आपको समझा दूंगा, ठीक है? पैसे आए पैसे गए। अब जब पैसे बाहर से आ रहे हैं, अन्य देश, अन्य सभी देश, अन्य सिर्फ एक देश या सभी देश? अन्य सभी देश। और ये क्या हो गया? भारत। अब बाहर से जो आज के संदर्भ में पैसे आते हैं, क्या रुपए में आते हैं, डॉलर में आते हैं? कठोर मुद्रा में आते हैं और कठोर मुद्रा में जाते हैं। जितने पैसे आए गए, इसी को क्या बोलेंगे? इन्हीं के हिसाब किताब को क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? अब ये जो पैसे आए गए, इन आए गए को आप दो तरह से विभाजित कर लो। इन आए गए को दो तरह से विभाजित कर लो। आयात, यहां निर्यात लिखूं, डॉलर आ रहा है, निर्यात लिखूं, आयात लिखूं? डॉलर आ रहा है, निर्यात लिखूं, सामान का निर्यात हुआ, आयात हुआ? निर्यात। डॉलर जा रहा है, सामान का आयात हुआ, निर्यात हुआ? आयात हुआ। अगर आयात निर्यात को लिखता हूं, बहुत सारी चीजें और भी आएंगी इसमें, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि उसकी आधे घंटे की क्लास अलग से चल जाएगी। हाँ, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा? इसमें आयात निर्यात होता है, इसमें सेवा का और वस्तु का, ठीक है? इसमें दृश्य अदृश्य पढ़ा आपने, और इसमें जो हमारी जितनी प्रकार की भुगतान होती है उनका भी भुगतान, मतलब कि प्रेषण, प्रेषण। हाँ, तो वो सारी चीजें कहाँ होती हैं? प्रेषण आएगा, प्रेषण जाएगा, आएगा भी जाएगा भी, प्रेषण आएगा भी जाएगा भी। तो निर्यात आयात प्रेषण, निर्यात आयात सेवा का या वस्तु का? दोनों का। इसके अलावा जो भी करंट भुगतान होता है, करंट भुगतान मतलब चालू भुगतान, वो सारे कहाँ लिखे जाते हैं? चालू भुगतान, करंट पेमेंट। जैसे कि आपने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचा भारत से, तो सामने आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी का नाम सुना आपने? रॉयल्टी मिलती है ना, तो वो किस में आएगा? चालू भुगतान में। नहीं, आपका, हमारे मित्र कोई, हम, आपका भाई गया बाहर से रहने, उसने आपको, फैमिली को वापस डॉलर भेजा, तो क्या क्या हो जाएगा? प्रेषण हो जाएगा। तो ये मीन वस्तु सेवा का आयात निर्यात, प्रेषण और सभी प्रकार के भुगतान, चालू भुगतान। ये कौन सा भुगतान है? चालू भुगतान है। और इसके अलावा जितने सारे गिफ्ट ग्रांट होते हैं, क्या होते हैं? गिफ्ट ग्रांट। ये सब कहाँ लिखे जाते हैं? ये सब कहाँ लिखे जाते हैं? चालू में। तो इसमें वस्तु है, और वस्तु के अलावा क्या है? वस्तु के अलावा सेवा, प्रेषण, अनुदान, ये सारी। तो इनको आप बोलते हो, वस्तु दिखती है नहीं दिखती है? दिखती है। तो इसके लिए जो खाता इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं दृश्य खाता। क्या? और इसके लिए अदृश्य। तो अगर मैं इसे अदृश्य, अगर मैं इसे ये कौन सा खाता था? चालू खाता को अगर मैं दो पार्ट में बांटूं तो कैसे बांटूंगा? अदृश्य, दृश्य और अदृश्य। ये क्लियर है? समझ आई? अब याद आ रहा है? कुछ पढ़ा तो होगा आपने, मुझे पता है, अब याद आ रहा है। और अगर पूंजी की बात करूं, दूसरा कौन सा खाता है? पूंजी खाता। पूंजी कौन सा होता है? बाहर से पैसे कौन से आए? बाहर वाले निवेश अगर हमारे देश में करेंगे वो पूंजी होगा नहीं होगा? या बाहर से हम उधार लेंगे तो वो पूंजी होगा नहीं होगा? निवेश प्लस उधार, प्लस बाहर वाले हमारे बैंकों में जमा करते हैं। जैसे आप पैसे बचते हैं तो हमारे बैंक में जमा करते हैं, वैसे बाहर वाले क्या करते हैं? जमा करते हैं। या बाहर वालों को अगर हमने संपत्ति बेचा तो पैसे देंगे नहीं देंगे?
संपत्ति बेचा तो हमारी संपत्ति क्या होगी? ये सारी चीजें कहाँ लिखी जाएंगी? पूंजी आ रहे हैं और इसी तरह जा भी सकते हैं। जाएंगे कब? जब निवेश हम लोग कर रहे होंगे, उधार हम लोग दे रहे होंगे, या हम लोग बाहर से संपत्ति खरीद रहे होंगे, या हम लोग बाहर के बैंकों में पैसे जमा कर रहे होंगे। नहीं समझा? तो डॉलर, तो इसे क्या बोलेंगे? पूंजी में एफडीआई कहाँ, एफडीआई कहाँ लिखूं मैं? निवेश, एफडीआई, एफपीआई, एफडीआई सब कहाँ होगा? निवेश में होगा। समझ आ गई? क्लियर? तो जो जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है, ये वाली जो डॉक्यूमेंट है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने अच्छे खासे जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको भी दे रखा है। चालू खाता, पूंजी खाता, ये सब का भी डिस्कशन दे रखा है। उसका मैंने आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता दिया। तो कुछ क्लियर हुआ अंतर्राष्ट्रीयकरण? कुछ मज़ा आया, ऐसे ही चला? हाँ, चलिए, कुछ क्लैरिटी आई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो, ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा कि आप टॉपिक पढ़ते रहोगे और जोड़ते रहोगे। इकोनॉमिक्स थोड़ी जटिल इसीलिए हो जाती है कि सारी चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।